जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मई को यूपीपीसीए 2023 का पेपर हुआ है और आज हम लोग यूपीपीसीए 2023 का जो प्रीलिम पेपर है उसको देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पेपर आया था और ये 2023 का पेपर है और ये सीरीज नंबर ए है। इसमें हम लोग जीएस पेपर 1 को देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो आपका पेपर इस बार कैसा हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों संविधान से पूछा गया है और उम्मीद है कि आपने ये प्रश्न ठीक किया होगा क्योंकि पॉलिटी में ये हमने पढ़ाया भी है संविधान के भाग को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप जानते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र जो है ये संविधान के भाग 8 में है। ये दोस्तों सही है। यहाँ पर हमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला दोस्तों सही है, ये तो आंसर होगा नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र आप जानते हैं कि ये भाग 10 में है। और यहाँ पर देखेंगे अधिकरण। दोस्तों हमने पॉलिटी की वीडियो में बताया था कि जो संविधान में अधिकरण है ये अधिकरण जो है संविधान के भाग 14 में है। आपको ध्यान रखना है ये भाग 14 में है, लेकिन दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये 11 दिया हुआ है, भाग 11, जो क्या है सही नहीं है। तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपने ये आंसर सही किया होगा। आगे देखेंगे राजभाषा। आप जानते हैं कि ये संविधान के भाग 17 में है, तो ये भी सही है। तो आप कौन सा आंसर आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर सही है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। ये भाग दोस्तों 14 में है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनिए। यानी कि हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके बाद इनका कुट का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग सूची 2 में देखेंगे कि क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये अनुच्छेद नंबर 338 में है। हमने बताया भी है आपको। वित्त आयोग, आपको पता है कि वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद नंबर 280 में है। लोक सेवा आयोग ये दोस्तों 315 में है और निर्वाचन आयोग वो आप जानते हैं 324। तो ये दोस्तों आप इसको मैच कर सकते हैं। यानी कि ए में क्या है आप देख सकते हैं 338 दोस्तों डी नंबर आएगा। वित्त आयोग 280 है यानी कि आप लगा सकते हैं सी। लोक सेवा आयोग 315 यानी कि बी और निर्वाचन आयोग 324 यानी कि ए। तो हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने दोस्तों कालक्रम से भी पॉलिटी में पढ़ाया है कि कालक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कालक्रम में लगाने के लिए। तो यहाँ पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले और आखिरी में कौन था। तो आप जानते हैं कि प्रारूप समिति की नियुक्ति दोस्तों 1947 में हुई थी, ये आपको पता भी होगा और हमने ये पढ़ाया भी है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया था। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया था 1949 में, ये आपको पता है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी कि लागू होने की तिथि क्या थी दोस्तों, आपको पता है 1950 में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में।
ये सारा हमने आपको बताया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में हुई थी। तो अब इसे आप कालक्रम से लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा आया। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं संविधान सभा की बैठक हुई, यानी कि चौथे नंबर पे। फिर दोस्तों प्रारूप समिति, फिर संविधान सभा को अंग्रित किया गया था, फिर इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में ये सारे सन तारीखें पता हैं तो आप सभी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो ये तो आपने बहुत ही आसानी से लगाया होगा कि पहली महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म है संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। नेगेटिव को ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों अनुसूची दी गई है और उनके प्रावधान हैं। हमने आपको बताया था कि तीसरी अनुसूची में आपको पता है कि शपथ है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, ये भी ठीक है। 9वीं अनुसूची में यहाँ पर लिखा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जो क्या है दोस्तों ये गलत है। आपको बताया था कि 9वीं अनुसूची में क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो ये गलत है। 10वीं अनुसूची में आपको पता है दल बदल यानी कि दल परिवर्तन, ये भी ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में राज्यसभा को नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। आगे देखेंगे, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में कितने समय के लिए भाषाओं की अनुमति दी थी, वो भी दोस्तों आप देखेंगे 15 वर्ष के लिए। तो उम्मीद है आपने ये भी आंसर ठीक किया होगा। तो ये 15 वर्ष हमारा राइट आंसर है, इसको ध्यान रख के चलेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो खास प्रश्न है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पहले यहाँ पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संसद के बारे में आपको बताना है। जो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संसद है उसके बारे में बताना है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हैं और लोकसभा के 80 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं, क्योंकि सर्वाधिक सीटों वाला यही राज्य है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है। आपको पता है कि ग्राम सभा से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो है बी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। सिंपल सी बात है, ग्राम सभा है तो केंद्रीय सरकार थोड़ी ना आएगी, राज्य सरकार आएगी। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं पूछा जा रहा है। फिर आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटी से पूछे गए हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। आपको पता होगा कि पंचायतें जो हैं उनका चुनाव का संचालन कौन करता है। तो आप जानते हैं कि पंचायत जो है वो राज्यसभा में यानी कि राज्यों में होती है। तो सीधी सी बात है, ये कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य में जो भी कार्य होंगे, पंचायतें और भी चीजें हैं, तो ये सब दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग होगा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। आपको पता होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये आपको पता भी है अच्छे तरीके से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है आपको पता भी होगा। आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, दोहरे दंड की धारा होने से निषेध। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें आंसर जो है सी होगा। सी में क्या है, यातना के विरुद्ध निषेध। यही हमारा आंसर जो है सही है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 में यातना के विरुद्ध निषेध नहीं दिया गया है। आई होप कि आपने ये बिल्कुल सही किया होगा। फिर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों में एक ही भाग है। हमने आपको बताया है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य में यानी कि दोनों ही एक ही भाग है, वो है दोस्तों पर्यावरण। ये हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है और मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है पर्यावरण का संरक्षण। उम्मीद है कि आपने ये भी ठीक किया होगा, तो ये बी इसका राइट आंसर है। फिर आप देखेंगे दोस्तों संयुक्त बैठक। आप जानते हैं संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है और कौन सा कथन सही है। संयुक्त बैठक आप जानते हैं कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है कि संयुक्त बैठक का संविधान में ये उल्लेख भी है, तो ये अनुच्छेद में भी आएगा क्योंकि इसका अनुच्छेद भी दिया गया है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो ये एक और दो दोनों आंसर सही होंगे, उम्मीद है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये आपने ठीक किया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इतिहास, पॉलिटी, इन सब से पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन काल के भारत पर, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों से संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक सही कालक्रम है। हमने आपको बताया है कि कालक्रम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन काल में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, आपको पता है सबसे पहले यूनानियों ने किया था, फिर दोस्तों शक ने, फिर कुषाण ने। इसका आंसर दोस्तों ए सही है। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में सबसे पहले यूनानी लोगों ने आक्रमण किया था भारत पर, फिर उसके बाद शक आए, फिर कुषाण आए। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु और मिलिंद पन्हो, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक संवाद हुई थी। तो इसका आंसर दोस्तों नागसेन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, नागसेन होगा। उम्मीद है आपने इसको भी ठीक किया होगा। आगे देखेंगे, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। आपको पता है कि चरक संहिता जो है ये 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। तो इसको भी आपने बिल्कुल सही किया होगा। इसका आंसर जो है ए जो है बिल्कुल राइट है। फिर आप देखेंगे, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। आपको पता है कि वैदिक काल में जो है ये प्रशासन हुआ करता था। तो ये भागदूह का अधिकारी पूछा जा रहा है। तो वो भागदूह था राजस्व कर जमा करने वाला। इसमें पूछा जा रहा है कि भागदूह जो था वो कैसा अधिकारी था, तो वो दोस्तों राजस्व कर जमा करने वाला। तो इसका आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपने ये बिल्कुल सही किया होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ मिलान है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल।
आपको पता है कि नेवासा जो है ये इस टाइम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर, ये दोस्तों ईसमपुर जो है ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आंसर हमारा बी होगा। फिर डिडवाना, आपको पता है कि डिडवाना कहाँ है? डिडवाना दोस्तों राजस्थान में है, यानी कि ये सी हो गया। और गुडियाम गुफा ये दोस्तों तमिलनाडु में है, यानी कि 2, और ये हमारा ए। तो नेवासा दोस्तों महाराष्ट्र में है, ईसमपुर दोस्तों कर्नाटक में है, डिडवाना जो है राजस्थान में है, और गुडियागुम, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट ए होगा, बिल्कुल सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो पूर्व तरफ कहाँ थी? आप जानते हैं वो था आलमगीरपुर। आलमगीर जो था वो पूर्व साइड था। तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ये। उम्मीद है आपने इसको ठीक किया होगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर किताबें जो हैं दी गई हैं और इनका मिलान करना है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यहाँ पर ए को बी से मैच करना है, जैसे मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मशीर, रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंशा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा। ध्यान रखिएगा कैसे। आप जानते हैं मिरात ए सिकंदरी जो है ये गुजरात विजयी का है, तो यहाँ पर ए हो गया। और ये बुरहान ए मशीर जो है ये दोस्तों आपको दिखाई देगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। ये रियाज उस सलातिन दोस्तों ये जो है ये बंगाल का इतिहास है, यानी कि ये सी हो गया। और ये रियाज उल इंशा जो है ये आपका डी हो गया। तो ये दोस्तों आंसर नंबर इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद है इसको भी आपने सही किया होगा। फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है निम्नलिखित के सही सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत बार नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप जानते हैं कि इल्तुतमिश जो थे वो रजिया के पिता थे, ये बिल्कुल सही है। शाह तुर्कीन जो थी वो इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी बिल्कुल सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिजली की पत्नी थी, जो क्या है ये गलत है, और यही दोस्तों राइट आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि हमीदा बानो बेगम जो है ये किसकी पत्नी थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ देखेंगे गुलबदन बेगम, ये दोस्तों बाबर की पुत्री थी। आप जानते हैं कि गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? देखिए जजिया आता तो आप एकदम से अकबर को लगा देते, लेकिन यहाँ पर जजिया के साथ साथ गौ हत्या को भी पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों इसका आएगा जैनुल अबदीनी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो इसको भी आपने सही किया होगा, क्योंकि जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था ये दोस्तों कश्मीर के शासक थे जैनुल अबदीनी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों संगीत की टप्पा शैली। आपको पता है कि संगीत की जो टप्पा शैली है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? यानी कि जो टप्पा शैली है वो किसके शासन काल में इसका विकास हुआ? तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में, क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में टप्पा शैली आई थी। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों ये इसके कुछ आंसर ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखेंगे ये पूछा गया है 1857 के विद्रोह का। हमने 1857 पर भी वीडियो बनाई है, तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का स्थान जो है और विद्रोह का प्रारंभ इसमें से सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का शुरुआत है, इनमें किसकी सही नहीं है। आपको पता है कि बैरकपुर की जो शुरुआत हुई थी वो 29 मार्च को हुई थी, और मेरठ में दोस्तों 10 मई को शुरू हुई थी। लखनऊ में दोस्तों 4 जून को शुरू हुआ था। जो झांसी यहाँ पर दिया गया ये 11 मई को, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि झांसी में 11 मई को शुरू नहीं हुआ था। और इसमें पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि बैरकपुर में 29 मार्च को शुरू किया गया था, मेरठ में 10 मई को, लखनऊ में 4 जून को। तो उम्मीद है आपने इसको ध्यान दिया होगा, इसका भी आपका आंसर सही होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था। जो 1918 है और संयुक्त प्रांत में यानी कि उत्तर प्रदेश में, वहां पर किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। तो इंद्र नारायण द्विवेदी को आपने राइट ठीक किया होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, तो आपको पता है कि दिल्ली में वायसराय लॉर्डिंग पर बम फेंका गया, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संगठन थी। तो संगठन का नाम बताना है, वो था दोस्तों अनुशीलन समिति। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अनुशीलन समिति। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। दोस्तों चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था जो है ये दोस्तों 1919 के अधिनियम में किया गया था। तो ये हमारा डी जो है राइट आंसर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपने बिल्कुल राइट आंसर इसका किया होगा। फिर आप आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वहां का नेता कौन था, तो ध्यान रखिएगा खान बहादुर खान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपने इसका भी ठीक किया होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन से अंतिम था। देखिए यहाँ पर कालक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अंतिम पूछा जा रहा है ना, तो सबसे अंतिम था मोपला विद्रोह। आपको पता है कि जलियांवाला बाग 1913 में आया था, 1919 में आया था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो है मोपला विद्रोह। तो आपने इसको भी ठीक किया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों,